नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। दोस्तों आज हम करने वाले हैं सीटेट के लिए पेपर 2 में सोशल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। ठीक है, जो आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड है, यानी कि एनसीईआरटी की किताबों से। आप सभी जानते हैं कि सीटेट में क्या है, एनसीईआरटी बेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने सोशल साइंस पेपर 2 में लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी प्रकार से अपने पेपर की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं सेशन को। ठीक है, इससे पहले क्लास 6 और क्लास 7 की ज्योग्राफी को कंप्लीट करा दिया गया, और हिस्ट्री को भी। ये क्लास 8 की ज्योग्राफी को आज हम कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संसाधन होता क्या है। तो यानी कि वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं या ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, जैसे कोई व्यक्ति हो, उसका कोई विचार है, ठीक है, या कोई उसने कोई सामान बनाया है, कोई आविष्कार किया है, तो उस पर उस व्यक्ति का अधिकार होगा। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं पेटेंट। ठीक है, यानी संसाधनों का सतर्कतापूर्वक, ठीक है, ध्यान देंगे आप। यानी पेटेंट से तात्पर्य क्या होता है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से होता है। ठीक है, यानी इसका जो संकेत अगर देखा जाए तो आर रहता है। ठीक है, क्योंकि कलात्मक पूंजी जैसे किताबें, लेख या चित्र आदि पर एकमात्र अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। ठीक है, यानी इसका संकेत क्या है, सी है। ठीक है, और व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी के स्वामित्व को ट्रेडमार्क कहा जाता है, और इसका जो संकेतक होता है टीएम होता है। ठीक है, यानी इसका संकेतक क्या होता है, टीएम होता है, और कलात्मक पूंजी का जो संकेतक होता है सी होता है। ठीक है, और बाकी अगर ये पेटेंट का जो होता है इसका होता है आर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। हर एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सतत पोषणीय विकास को परिभाषित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कथन दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनका संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही क्या है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। हम दूसरे शब्दों में अगर कह सकते हैं कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे आप, क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मृदा निर्माण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि मृदा अवक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। ठीक है, दूसरा है कि वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तीसरा कहा जा रहा है कि उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को क्या निश्चित करते हैं। आपको बताना कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है। ठीक है, तो तीसरा कथन यहाँ पर सही नहीं है। ठीक, तीव्र ढालों वाली सतह पर यदि वेदिका फार्म पद्धति के द्वारा कृषि की जाती है, तब मृदा का अपरदन सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो ये होता है वेदिका फार्म होता है। ठीक है, यानी कि तीव्र ढालों वाली सतह पर यदि वेदिका फार्म पद्धति के द्वारा कृषि की जाती है, तब मृदा का अपरदन सबसे कम होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर अगला है कि पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है, ये समुच्च रेखी जुताई होती है। ठीक है, यानी कि पहाड़ी ढालों पर समुच्च रेखी जुताई मृदा अपरदन रोकने की सबसे उपयुक्त विधि है। किसी पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं
के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक क्या है प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। जबकि तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए क्या है वृक्षों को कतार में लगाया जाता है, ठीक है, जिससे क्या है मृदा आवरण को बचाया जाता है और इसे हम कहते हैं रक्षक मेखला कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे कि गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, आप सभी देख रहे हो कि इसमें गिद्ध आपको बहुत कम ही दिखाई देते हैं। तो यह क्या है, डिक्लोफिनैक, एस्प्रिन जैसी पीड़ानाशक दवाएं हैं। गिद्ध क्या है मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और इन्हें पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनैक, एस्प्रिन अथवा इब्रुप्रोफेन जैसी पीड़ानाशक दवाओं से किया जाता है, गिद्धों द्वारा उनके अपमार्जन से क्या है उनकी किडनी खराब हो रही है तथा वे क्या है मर रहे हैं और उनकी संख्या कम होती जा रही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या कहा जा रहा है, ठीक है, कि यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिससे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है, ठीक है। तो उपरोक्त विवरण को निरूपित करता है, क्या करता है, किसके बारे में कहा गया आपको बताना है, ठीक है। तो यह क्या है जैव मंडल नीचे यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। यानी कि जैव मंडल नीचे या बायोस्फीयर रिजर्व जो है वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला होती है जिससे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से क्या बनाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सत्य है आपको बताना है। पहला है कि यह विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसके अंतर्गत पक्षियों और प्राणियों के अवैध व्यापार पर क्या प्रतिबंध लगाया गया, तो ये भी सही है, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों को धरातल के नीचे से निकालने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपसे ये पूछा जाता है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस विधि के द्वारा निकाला जाता है, तो उसे प्रवेधन के विधि के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या खनन कहलाती है, ठीक है। लेकिन खनिज जो कम गहराई में स्थित है उसे वे क्या पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं, यानी कि जो कम गहराई पर है उसके निकाले जाते हैं उसे विवृत खनन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो गहन वेधन यानी जो सबसे ज़्यादा गहराई में है गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, यानी गहन वेधन को कूपक कहते हैं, ठीक है। यानी कि अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, इसे कूपकी खनन भी कहते हैं। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए जो गहन कूपों की खुदाई की जाती है, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं प्रवेधन कहते हैं, ठीक है। तो सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं, यानी कि जो सबसे ऊपर है जिसको बहुत ही आसानी से खोद कर निकाल सकते हैं उसे आखनन कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगले टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देंगे कि निम्नलिखित में से विश्व के किस देश में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है। तो ये क्या स्विट्जरलैंड है, आपको यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि धात्विक खनिज किन शैल समूहों में पाए जाते हैं, तो ये आग्नेय एवं कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला जो पदार्थ है जिसका निश्चित रासायनिक संगठन
हो वह खनिज है। ठीक है, संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत यानी बांटा गया है। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है और धात्विक खनिज आग्नेय और कांतिज सेल समूहों जैसे विशाल पठारों पर क्या है निर्माण पठारों का निर्माण होता है या में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। अधात्विक खनिज अवसादी सेल समूह में पाए जाते हैं, सही है। दूसरा, खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम कायतनिज चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं, तो ये क्या आपके गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप। तो मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेल समूहों में क्या है, ठीक है, अवसादी समूहों में क्या है अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कायांतरित नहीं होगा, यहाँ पर आप अवसादी अगर आता तो ये सही हो जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या है अवसादी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसको काला सोना कहा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर काला सोना की जो बात होती है तो पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को कहते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही क्या अधिक मूल्यवान होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा के कौन गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। ज्वारीय ऊर्जा है कि परमाणु ऊर्जा है कि बायोगैस है या भूतापी ऊर्जा है। तो यहाँ पर जब बात करती है कि बात कहा जाता है गैर परंपरागत स्रोत के बारे में, ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि सभी क्या है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में भूतापी ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ स्थापित है, लद्दाख में है या अरुणाचल प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में है या गुजरात में, तो आपको बताना है। तो ये क्या है भूतापी जो ऊर्जा है स्रोत है संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित है, लद्दाख में है स्थापित है और हिमाचल प्रदेश में स्थापित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यानी आप जानते हैं कि ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसे भूतापी ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ आप सभी को पता होगा कि तापमान में भी क्या लगातार वृद्धि होती जाती है। और कभी कभी आपने ये भी देखा है कि तापी ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में भी प्रकट हो सकती है। अब भारत में भूतापी जो ऊर्जा संयंत्र है ये हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में क्या है पूगा घाटी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि बायोगैस के संदर्भ में, ठीक है, बायोगैस के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि बायोगैस संयंत्र में जैविक अपशिष्ट का बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होता है। दूसरा कहा जा रहा है कि बायोगैस मीथेन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है आपको बताना है, तो उसमें से केवल पहला कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आगे के क्वेश्चन को देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।